राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, प्राइम मिनिस्टर मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जयशंकर, और इनके साथ हनुमान यानी कि ये लंका को फोड़ के छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं हरिमोहन जी, जो कि आईएएस विद हरिमोहन अपना एक चैनल भी चलाते हैं और आईएएस की कोचिंग भी कराते हैं, लेकिन हम इनसे बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हम इनसे बताए आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिलवाएंगे कि पाकिस्तान फिलिस्तीन वॉर में पाकिस्तान की भूमिका और पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट कि हम फिलिस्तीन वॉर में अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं, तो क्या भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं 100 टन रिलीफ मटेरियल। अब रिलीफ तो आपके पड़ोस में मुस्लिम उम्मा का तालिबान था, अफगानिस्तान था, रिलीफ तो हमने वहीं नहीं भेजा, इंडिया ने भेजा। इंडिया ने भेजा, जिसको आपने रोका, इंडिया ने ईरान के थ्रू भेज दिया, मुस्लिम उम्मा को भेजा। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं भेजा, अफगानिस्तान को भेज रहा है, हमास को पॉलिटिकल कंपल्शन। ये बोलिए कि ये दिखाना कि हम मुसलमानों के सगे हैं, लेकिन अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं। आप ही तो इसको बोलते थे कि हमारा अनलिमिटेड सपोर्ट रहेगा फिलिस्तीनियों को, तो आपकी सेना क्यों नहीं जा रही है? इसी में बात करने के लिए हरिमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हरिमोहन जी, ये जो पाकिस्तान है, ये अपनी सेना नहीं भेज रहा और रिलीफ भेज रहा है। अपने कंट्री में लोग लाइन में भूखे मर रहे हैं, लाइन में मर रहे हैं आटे की, और रिलीफ कहीं और। एक्चुअली देखिए, यहाँ पर इस पूरे सेक्शन में दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ये कि अंदर एक डर जो बैठा हुआ है, घबराहट, और उस घबराहट के अंदर अपने आप में फिर डायलेमा ये नजर आ रहा है कि अपने आप को बचाए, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ खड़ा हुआ नजर आए, पिछले प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो पूरी दुनिया के अंदर ये बता रहा है कि मेरा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए है, मुसलमानों के लिए है, और प्रोजेक्ट कर रहा है कि आई एम द सेवियर ऑफ इस्लाम और मैं इस्लाम को बचाऊंगा, मेरे लड़ाके इस्लाम को बचाएंगे, हम हैं ही इस्लाम के लिए, सब चीजें। प्रॉब्लम यहीं पर है कि ये इस्लाम को जितना दावा ठोक चुके हैं, और या यूं कहें कि इस्लाम को जितना कैश कर चुके हैं, वो मौका अब आया है इनको वो सारी बातें प्रूव करने का कि भैया हमास के ऊपर इजराइल, वो देश जो जिसके पास मतलब पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा है ना सर कि ये इजराइल में मान्य नहीं है, यानी आपने एक ऐसी दुश्मनी पाल रखी है इजराइल के साथ कि कुछ कहने की हद नहीं। और उस इजराइल ने जिसे आप पहले दिन से दुश्मन मान रहे हैं, उस इजराइल ने जिस फिलिस्तीन के लिए आप लड़ने मरने के लिए कस्में खा रहे हैं, उस पर हमला किया, आज के दिन ब्रुटैलिटी दिखा रहा है, और आज आपको वो प्रूव करने का टाइम आया कि अब तक पिछले 70-75 साल से आप जो कहते आ रहे थे, क्या उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे? अब पता लगा कि इसको टांगे कांप रही हैं। अब टांगे क्यों कांप रही हैं? क्योंकि जहां चारों तरफ देख रहा है, चाहे आईएमएफ, चाहे वर्ल्ड बैंक, चाहे अमेरिका, वहां ज्यूज नजर आ रहे हैं। अगर आप उठाकर देखेंगे थोड़े दिन पहले तक पैसे तो है नहीं इसके पास, अब सारा खेल पैसे पे टिका हुआ है, चाइना ने ऊपर देने से मना कर दिया है, और उसके बाद जो ब्रश चाइल्ड तक ये हालांकि डायरेक्ट नहीं गया लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में वहां तक के दरवाजे खटखटा दिए कि भाई देश डूब रहा है, कुछ पैसे दे दो। तो पॉसिबली वहां एक तरफ तो इन ज्यूज का डर, क्योंकि इनके एक मौलाना थे, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूं, उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो दुनिया है ये ज्यूज के ऑर्डर पे चल रही है, और शायद नाम मैं स्किप कर रहा है, कि ज्यूज के ऑर्डर पे चल रही है, और वो जो ज्यूज के ऑर्डर की बात की जा रही है, वो आज के दिन पाकिस्तान उसकी हीट को फील कर रहा है कि जहां जिस जगह पर ये मदद मांगने पहुंच रहा है वहां ज्यूज खड़े हुए हैं, और इन ज्यूज का इकलौता देश इजराइल है, जिसे भले ही मान्यता ना दे, लेकिन अमेरिका को अपनी एक, जैसे होता है ना, एक अपना शरीर बेच के कोई पैसे कमा रहा होता है, वैसे ही पाकिस्तान अपनी जियो पॉलिटिकल लोकेशन अमेरिका को बेच के पैसे कमा रहा है। अब वो पैसे मिलने हो चुके हैं बंद, और ऊपर से इस अमेरिका का डंडा है। सोचकर देखिए, यूक्रेन के अंदर किसी अमेरिकन वो मतलब यूक्रेन वाले जोन के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो इतनी तुरंत कार्रवाई नहीं थी, इतनी तुरंत प्रेजेंस नहीं थी, जितनी तेजी के साथ अमेरिका ने मेडिटेरेनियन सी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए, और अमेरिका के जो बाइडेन जो है वो खुद एक हफ्ते के मतलब 10 दिन से पहले पहले वहां जाकर खड़े हो गए हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो सर, यहाँ इस अमेरिका के ऊपर ही ये पाकिस्तान डिपेंडेंट है, और वही अमेरिका का जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा करीबी वो इजराइल है, कैसे पंगा ले लेगा?
वहां पर लेकिन अब मुस्लिम उम्मा के सामने भी इसने अपनी प्रेजेंस दिखानी है कि भाई देखो मैं इस्लाम के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो 100 टन रिलीफ मटेरियल, मुझे समझ में नहीं आ रहा 100 टन रिलीफ मटेरियल पहली बात तो पाकिस्तान के पास है भी या नहीं, क्योंकि आप अभी आपने खुद ही बताया और हम सब देख चुके हैं कि आटे की लाइन के अंदर लोग मर रहे हैं, लिटरली आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं और भूखा मरता हुआ नजर आ रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, अफगानिस्तान ने तो रोटी पहुंचा ही नहीं, अपने लोगों को नहीं खिला पा रहा, अफगानिस्तान के अंदर नहीं पहुंचा पा रहा, मतलब फिलिस्तीन के अंदर 100 टन। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे याद आई, टर्की के अंदर भी जब वो भूकंप आया था ना सर, टर्की के अंदर, तब इसमें भूकंप वाली रिलीफ मटेरियल में टर्की के जो सामान थे उन्हीं को रीपैकेजिंग करके भेज दिया था। हाँ, और उसके वो जो एर्दोगान से मिल रहा है तो ये शहबाज शरीफ कहता है मैं आपके लिए आम लेके आया हूँ। सर आम लेके आया हूँ, आप सोच के देखिए क्या हालत क्या हो रखी है इसकी। और इसीलिए बस वो कहते हैं ना सर कि हालत खराब है, अंदर से सब फटा पड़ा है, बस ये है कि इज्जत बचानी है, और उस इज्जत बचाने के नाम पे ये भाई साहब 100 टन रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं। हम सही भेजेंगे, खराब भेजेंगे, कैसा भेजेंगे पता नहीं, लेकिन प्रेजेंस दिखानी थी कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूं। लेकिन सेना नहीं भेजेंगे क्योंकि जानते हैं अब आखिर में खबर है और शोर मच रहा है कि भाई साहब यूक्रेन को जो हथियार पहुंचाए जा रहे थे वो हथियार तुम्हारी इस फैक्ट्री के हमास वालों के पास मिले हैं। अब साहब मिले हैं नहीं मिले, लेकिन इतनी बात पक्की है, इजराइल ने ऐसा डरा के रख दिया कि बेटा मिल गए ना तो तुझे मैं बताऊंगा। अब उस चीज को माहौल को देखते हुए, क्योंकि सर देखिए माने ना माने हीट तो ईरान तक पहुंच रही है, और ईरान तक अगर हीट पहुंची तो तूफान यहाँ पे भी मचेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ रहा है, मतलब यूक्रेन से हमास की तरफ पहुंचा और हमास से इजराइल की तरफ सॉरी ईरान की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, तो सर अगला नंबर अगर इसका हुआ तो इसकी तो हालत खराब है। इधर से टीटीपी, इधर से पीएलए, इधर से अपने, जैसे कहते हैं ना बुरे समय में सारे बुरे ही काम होते हैं, अपनी मिसाइलें अपने ऊपर गिर रही हैं और अपने क्या नाम है डेरा गाजी खान पे अटैक हो रहे हैं, और कश्मीर के अंदर वो शपथ ले रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के संविधान की शपथ खाते हैं। तो साहब ऐसी सिचुएशन में क्या हो? आज बलूचिस्तान में 4 आर्मी के लोग मारे गए हैं, कल भी मारे गए थे बलूचिस्तान में। तो ये इनकी आर्मी का ग्रेवयार्ड बन गया यार। पता है क्या हाल में कि रोज इनकी आर्मी मारी जाती अपनी ही कंट्री में, ऐसे गंदे आर्मी। और ये बोलते हैं बलूचिस्तान इज फाइन, एवरीथिंग, कोई कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। यही तो बात है कि अंदर से कोई डिस्प्यूट है नहीं, और दिखा रहे हैं कि मतलब अंदर से कह रहे हैं कि कोई बाहर कह रहे हैं कोई डिस्प्यूट नहीं है, अंदर इतना हाल खराब है कि हर 2 मिनट बाद इनको फ्रेश होने जाना पड़ रहा है। रियलिटी यही है। और आर्मी चीफ जो है वो अपने जुगाड़ लगा रहे कि कैसे भी करके मुझे कुछ $1 बिलियन मिले और मैं रिटायरमेंट प्लान बनाऊं। साहब अब यही है, तभी तो वो लाहौर या कराची के अंदर अपनी वो इकोनॉमिक फोरम की वो मीटिंग ले रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, मैं गारंटी दे रहा हूं ताकि मैं निकलूं और तुम फंसो। तो साहब अरे अच्छा, आर्मी चीफ मीटिंग कर रहा है यार, आर्मी चीफ इकोनॉमी की मीटिंग करता है कि अकेला कंट्री यही अभी 2-3 दिन पहले मेरी आपसे जो डिस्कशन हुई है आपने यही तो बताया, और मेरा भी यही ओपिनियन है कि साहब आर्मी चीफ डिस्कशन क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक फोरम, और उसकी आर्मी मर रही है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साहब हालत हो चुकी है खराब, सरकारें, नवाज शरीफ आ रहा है, अब वो देखो क्या करता है। हालात मुझे भी लगता है कि उसे संभल पाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आज उसको जमानत मिल गई है और इस हफ्ते वो पाकिस्तान लौट जाएगा इलेक्शन से पहले। क्या नवाज ये शरीफ आएंगे, उम्मीद है ऐसा कि आएंगे, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा शक है। द रीजन बीइंग कि नवाज शरीफ से के खिलाफ ही है यासिर मुनीर। और जहां तक बात है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, देखिए कहां जेल जाते हैं क्या होता है। लेकिन शाहबाज शरीफ फ्रांस में कॉन्फ्रेंस में गए थे, याद है वो लेडी से छाता ले लिया था इन्होंने हाथ में और चलने शुरू कर दिया। वो कॉन्फ्रेंस वाले आज तक वो छाता ढूंढ रहे हैं, कहां गया? नवाज शरीफ साथ ले आया उसको। सर रियलिटी वही है कि बेचारों के पास पैसा है नहीं, और सबसे बड़ी बात ये आर्मी भेज के करेंगे क्या? अब सिंपैथी दिखानी है तो ये कह रहे हैं कि चावल खाओ और मरते रहो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें परेशान मत करो, क्योंकि हम पहले से ही उलझे हुए हैं। और सर इस पूरे मटेरियल में, इस पूरे सिस्टम में यही साफ नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है
कि चारों तरफ से घिरा हुआ, और जो दूसरा इसका यूं कहें एक सरमाएदार कहो या एक सेवियर कहो, चाइना, वो इससे नाराज बैठा हुआ है और कैसे भी करके शायद इसके कोलैप्स के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब कितनी जल्दी होगा वो पता नहीं। अब ऐसे में सर अपने आप को बचाए या फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने जाए, तो कह रहे भैया जो चावल पड़े हैं भाई तू यही ले ले, मेरे लोग थोड़े दिन और भूखे मर लेंगे। अब जितने हाँ, ज्यादा सही भूखे, बात है। थोड़े दिन और अपने भूखे लोगों मर। की हालत ये है कि गले में बिजली का बिल डाल के और वो सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन भेजेंगे एड फिलिस्तीन को। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन से 75 साल से जो चूर्ण खिलाया था अपनी आर्मी को, अपने लोगों को, कि हम तो फिलिस्तीन, हम तो मुस्लिम उम्मा है, मुसलमान है, हम तो फिलिस्तीन के साथ है। आज वो चूर्ण 75 साल से जो चाटा है उसको 1 घंटे में तो कुछ पाइप नहीं कर सकता, इसलिए भेजा जा रहा है। डिमांड ये थी कि आर्मी भेजो और इजराइल को देखो। पता लगा कि 6 लाख की अजीम आर्मी जो कि अब्दाली की पूजा करती है और बाबा की पूजा करती है, ये इजराइल के सामने पिट के आएगी। तो उन्होंने बोला ना, आर्मी हमारी जो है वो डायपर बनाने दो, वो डायपर बनाएगी, हम भेज देंगे रसद और उसमें डायपर भी होंगे। ना प्लीज। नहीं, डायपर लीक हो गया। डायपर सर ये दूसरी बार लीक हुआ है। याद कीजिए पहली बार लीक हुआ था 370 जब हटी थी। राइट, राइट। पूरे पाकिस्तान के अंदर दो ही तो आइडिया, पूरे पाकिस्तान में दो नैरेटिव शुरू से चले हैं। कश्मीर से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिलिस्तीन से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर को 370 सेकंडों के हिसाब से हटाई। अब वहां ना तो पाकिस्तान की आर्मी जिसे 75 साल से खिला पिला के बड़ा किया वो कुछ कर पाई। पाकिस्तानी इमरान खान कह रहा है बताओ करूं क्या। और सर एक नहीं 3 बार उनके घर में घुस के पीट आए। एक बार तो अपनी मिसाइल भी गई तो भी वो कुछ नहीं कर पाए। अभिनंदन को छुड़वा दिया और 370 हटा दिया, तब भी कुछ नहीं कर पाए। क्रेडिबिलिटी का तो असर है ना। तभी तो आप देखेंगे ना, जब इमरान खान को हटाया गया तो सबसे ज्यादा इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की आर्मी का क्रिटिसिज्म हुआ। यानी कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ है, लोगों का भरोसा तो खत्म हुआ इसके ऊपर। और पाकिस्तान आर्मी इस चीज को अच्छे तरीके से जानती है। और रही सही कसर दूसरा टेस्ट, जिसके नाम पे वो फिलिस्तीन के नाम पे और इस्लाम की रक्षा के नाम पे और इजराइल से दुश्मनी के नाम पे और फिलिस्तीन के नाम पे था, वहां ये डायपर लीक कर गया इनका। अब आप खुद बताइए कि ये मतलब बचेगा क्या इनके पास। और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से लिटरली गुजर रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस से बड़ा है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया के अंदर भी आया था लेकिन क्रेडिट था, क्रेडिबिलिटी थी, हम बाजी मार गए। इनके पास वो क्रेडिबिलिटी गायब है। सारे इंस्टीट्यूशंस इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है और बस वो किसी तरीके से इज्जत बचा के चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनाज भेज रहे हैं। एक चीज, इमरान खान का मैं पर्सनल लेवल पे फैन हूं, द रीजन बीइंग कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसने आज तक प्राइम मिनिस्टर हटाए थे, प्राइम मिनिस्टर को लटकाया था, प्राइम मिनिस्टर को बजाया था, प्राइम मिनिस्टर्स को बाहर किया था देश से बाहर, उसने उस इंस्टीट्यूशन को बचा दिया। 3 साल से इमरान खान को टैकल करने की कोशिश की जा रही है लेकिन टैकल नहीं हो पा रहा वो आदमी। क्या सपोर्ट है उस आदमी के पास और क्या उस आदमी का दिमाग चलता है। मतलब जो काम सच में पूरे इंटरनेट पे यही चल रहा है ना, जो काम इंडिया 100 साल में नहीं कर सकता था वो इमरान खान 1 साल में कर गया। सच में नहीं कर सकते थे ये काम, बट ही हैज डन अ गुड जॉब, वंडरफुल जॉब। योर कमेंट्स मैं प्लीज। एक मैंने वीडियो बनाई थी अपनी, और उसमें उससे पहले मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो कहता है कि असलियत में मोदी जी के दो सबसे बड़े सहयोगी आज तक पैदा हुए हैं। देश की राजनीति में तो राहुल गांधी और पाकिस्तान की राजनीति में इमरान खान। इन इमरान खान के बगैर पाकिस्तान कभी भी मोदी जी का सपना पूरा नहीं होने देता। कारण क्योंकि साहब असलियत में एक हाईली इनकम्पिटेंट बंदा लेकिन बड़बोला, इनकम्पिटेंट लेकिन बड़बोला, चुप नहीं होगा, उसे पीटते रहो चुप नहीं होगा, ऐसा बंदा। सर एक बात बताइए, 370 के बाद अगर हम देखते हैं इमरान खान को, तो सर सऊदी अरेबिया से बिगाड़ने की बेवकूफी उसने की। वो पता लगा, सर याद होगा प्लेन वापस मंगवा लिया था सऊदी हाँ, अरेबिया से। उसके वो बाद रिक्शा पकड़ के आना पड़ा था मुझसे, हाँ, और ई रिक्शा से आना पड़ा था। सऊदी अरेबिया से वापस आने के बाद तुमने टर्की और मलेशिया के साथ एक ट्रायंगल बनाया। इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी। अच्छा उस टाइम ये मिलिट्री क्या कर रही थी मुझे ये नहीं पता,
वो महातिर मोहम्मद और एर्दोगान के साथ मिलकर सर एक फ्रंट बना रहा था, उसके बाद इस्लामिक कॉपरेशन की इसने मीटिंग बुलाई थी। सर सोचकर देखिए सऊदी अरेबिया के साथ कितनी बुरी तरीके से रिलेशंस को इसने तोड़ा है। क्या कोई दूसरा प्रधानमंत्री कितना भी इनकम्पिटेंट क्यों ना होता तोड़ता? और सर वो ओआईसी पीछे जो हटा वो इसी वजह से तो हटा। उसके बाद इमरान खान ने ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंस, सर क्या होता है ना, इनकम्पिटेंट बंदे के पास सब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो वो ऐसा ही डिजास्टर्स होता है। इसमें कोई तो राय नहीं, इनकम्पिटेंट है। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के अंदर इकोनॉमिक इसके पास कोई वो नॉलेज नहीं थी, तो भैंसे बेच के तो अपना वो कौन सा घाटा पूरा कर रहा था, भैंसे और कारें। अब सर ये जब आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये आदमी जो है क्या नाम है मोदी जी के मामले के अंदर पहले तो उन्हें गालियां बकता है, छोटा आदमी और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन सबसे अल्टीमेट रोल प्ले किया आर्मी के खिलाफ। चाहे उसे थप्पड़ पड़े वो बात बाहर आई, चाहे आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोला वो बात बाहर आई, अपने प्रोटेस्टर्स को अपने फॉलोअर्स को कहा कि आर्मी पे सीधा अटैक करो, और वो सीधा अटैक होता हुआ दिखाई दिया। आप सोचकर देखिए सर किस लेवल के ऊपर ये लोग, मतलब इस बंदे ने आर्मी को वो किया कि आर्मी के ऑफिसर्स के घर में लोग घुसते हैं, लूटते हैं, उसको पिटाई वटाई कर देते हैं, आर्मी को कई बार बुरा भला कहते हुए भी नजर आते हैं। सर यही तो आर्मी इस टाइम पर कंफ्यूज है, वरना सर मुशर्रफ का याद करके देखिए किस तरीके से मुशर्रफ ने सर इतनी देर में तो यहाँ तख्ता पलट हो जाता है, और ये इतना टाइम तो सर जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस तरीके से क्या नाम है जो आर्मी चीफ था उसका नाम स्किप कर रहा है अभी मेरे दिमाग से, सर उसने जिस तरीके से भुट्टो को मरवाया था जियाउल हक ने, जियाउल हक ने भुट्टो को इसीलिए तो मरवाया था सर, जरा सा इन दोनों के बीच में खटपट हो गई थी कि टू मैन सिंगल ग्रेव। सर यहाँ तो आर्मी कुछ कर ही नहीं पा रही इसका, और बाहर आके पता लगा शेयर कर रहा है कि मैं जी वॉक करने जा रहा हूं और कुत्ते को घुमा रहा हूं। तो सर मुझे लगता है इसने जो इस आर्मी के इंस्टीट्यूशन को धज्जियां उड़ाई, इस हालांकि इसने सब सारे इंस्टीट्यूशंस की धज्जियां उड़ाई, कोई सा हुआ, लेकिन जो डेंट इसने आर्मी को दिया पाकिस्तान में रह के, और दूसरा हमारी तरफ से गया मोदी जी ने बिठा के, सर वो आर्मी तो इस टाइम इसलिए वो अपने पेंशन प्लान ढूंढ रहा है वो आसिम मुनीर, और बस पेंशन कैसे भी मिल जाए, और मुझे लगता है ये अंतिम आर्मी चीफ होगा जिसका हम और आप नाम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई चीफ या ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल का मजबूत होगा कि कुछ कर पाए, क्योंकि वो लास्ट है ये। इसके बाद तो सर आर्मी भी जा चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हो चुका है इसका, बस अब ये डिसइंटीग्रेशन का पार्ट कितना बचता है, क्योंकि जो बादल हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइप के वो यहाँ एक अलग ही डायमेंशन को दिखा रहे हैं, और इज्जत ही बच रही है सर। आज जो स्टेटमेंट था एक चीज तो ये कि लाई लाई लल्ला ये बोलता तो है, लेकिन जब ये सऊदी अरेबिया जाता है कि लाई लाई लल्ला, वो कहते हैं भाई सुन एक मिनट, ये तो अच्छी बात है कि हमारा नारा ये है, लेकिन तुझे कर्ज नहीं मिलेगा, ठीक है, लाई लाई लल्ला कर्ज नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन द फैक्ट इज कि ये जो आज जो स्टेटमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दी है, उन्होंने ये बोला आर्मी के जनरल्स को कि भाई साहब कुछ हो सकता है, एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मेरे पास पड़े हैं तो आई विल टेल यू, नहीं, उन्होंने ये बोला है कि अनप्रेडिक्टेड या इम्पॉसिबल की तैयारी कर लीजिए। दैट मींस ये चीज मैं दूसरे एक चैनल पे डिस्कस कर रहा था, और मैंने कहा था समथिंग बिग इज गोइंग टू टेक प्लेस एटलीस्ट ऑन आवर नॉर्दर्न फ्रंट्स। जो नॉर्दर्न फ्रंट्स के ऊपर है गेम चल रहा है, और सर ये क्योंकि खबरें आ रही हैं, हर जो माहौल है और जो ये बताया जा रहा है ना, ये भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि 2 दिन पहले भी एक हल्की सी सुगबुगाहट थी कि आर्मी को मूव करने की परमिशन कहा गया है, हल्की हल्की सुगबुगाहट थी, और वो कहां से उड़ी थी मुझे नहीं पता, मैंने एक हेडलाइन हल्की सी देखी थी और मैं ड्राइव कर रहा था, उसको फॉलो नहीं कर पाया था। यस सर। डिफेंस मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट ये था, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इसका मतलब डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं तो मैटर सीरियस है और इलेक्शन सामने खड़ा है, ये बात याद रखना, दोनों चीजें।
कहीं पे कोई बदमाशी हो सकती है पाकिस्तान चाइना की तरफ से, उसका मतलब आप तैयारी कर लीजिए लड़ाई की। हो सकता है कि पीओके आ जाए, हो सकता है पाकिस्तान टूट जाए, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब की बार पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा। ये मोदी है, इंदिरा गांधी नहीं, जो कि पाकिस्तान को खुला छोड़ के आती थी। छोड़ देंगे, शिमला वाली गलती दोबारा नहीं होगी। यस, अब की जहाँ बार तक मुझे भी शिमला लगता है शिमला वाली गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इस बार खतरनाक वाले घाघ बैठे हुए हैं और पूरी टीम। इंदिरा गांधी के साथ विदेश मंत्री कॉम्पिटेंट नहीं थे। हुँ, इंदिरा गांधी के टाइम पर विदेश फॉरेन पॉलिसी जो थी, फॉरेन मिनिस्टर इस लेवल के नहीं थे। इस बार फॉरेन मिनिस्टर इस लेवल के हैं जो उस मामले को एक अलग लेवल पर निपटाएंगे। ये चीज मुझे ऐसा आज लगता है। आज ही मैं एक आज ही मैं एक बीजेपी के लीडर से बात कर रहा था, वो बोला कि देखो यार, राम, भरत, शत्रुघ्न और चौथे भाई, ठीक है? यही लक्ष्मण, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यही 4 हमारी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जयशंकर, ये लंका तो फोड़ के छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना। भले ही सिर्फ 2 ही यूज हो, राम और लक्ष्मण, यानी कि मोदी और अमित शाह 2 ही यूज हो, लेकिन फोड़ के छोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और इनके साथ हनुमान, यानी कि डोवाल साहब, डोवाल साहब, वो भी मैं टेंशन यही नहीं कहने वाला था। मैं है। एग्जैक्टली यही कहने वाला था कि डोवाल साहब को हनुमान जी हैं, तो उसके बाद फूक के तो वो आएंगे और फूक रहे हैं। सर एक बात है, तो वहाँ गोलियां जो चल रही हैं, हम ये मानते हैं कि हम गांधी और बुद्ध का देश है और हमारे उसमें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो आग लग रही है राइट, और वो हनुमान जी राइट। के रहते हुए ही कुछ हो रहा है। सबसे डेंजरस हनुमान जी हैं, सबसे डेंजरस हनुमान जी हैं। वहीं से वही लंका पे टारगेट लगाए बैठे हैं और वही लंका में आग लगाएंगे, देख लेना। हो रहा ये रहा है, पीओके से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, अरे वीडियोज आ रहे हैं और इंफॉर्मेशन आ रही हैं, वो किसी के लिए, खासकर पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए अच्छे नहीं है। इंडिया को तो तैयारी करनी चाहिए कि राज तिलक का करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी वहीं पे पीओके में, अब की बार वहीं आएंगे। तो राइट। रियलिटी तो ये है। यस कोई सोच नहीं सकता था कि पीओके से ऐसे वीडियोस आएंगे कि हमें इंडिया से मिलना है, दरवाजा खोलो, बॉर्डर खोलो। कोई सोच नहीं यस सकता था। ये भी हनुमान जी की मेहरबानी। सर, मैं ये चीज अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ कि गोल्डन वर्ड्स हैं, आप लिखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, कि यस वी विल टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर बट विच इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, उसे खाली करने की तैयारी करे। ये जो कॉन्फिडेंस है हमारे विदेश मंत्री का, सर ये गोल्डन वर्ड्स हैं। आज से 10 साल बाद जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, 10 साल बाद नहीं, 2 साल बाद ही फॉरेन पॉलिसी का जो चेंज हुआ है वो ये वर्ड्स बता रहे हैं, चाहे वो यूरोप के मामले में हुए, चाहे वो यहाँ के मामले में। बिल्कुल यहाँ सही, पर बिल्कुल ये सही। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि ओपनली, खुले में कहना कि तुम तैयारी करो। और सर आप ये देखिए 370 हटने के बाद अपने वाला जो कश्मीर है, यहाँ तो सारी शांति हो गई है। पहले हमारा कश्मीर जो था वो बैटल ग्राउंड था और आज के दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो बैटल ग्राउंड है, वो चर्चा का विषय है। ये जो ड्रामेटिक चेंज हुआ है ना फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स में, आप खुद सोच के देखिए सर। पहले हम लोग डिस्कस करते थे कि इंडियन पाकिस्तान दावा करता था कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आज हमारे विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पहले उसे खाली करें फिर डिसाइड करेंगे। और बिल्कुल सर सही। में पढ़ते थे ना कि वो काबूर होता था, काबूर ने पिडिमोन सार्डिनिया के अंदर एक मॉडल स्टेट एस्टेब्लिश किया। आपको नहीं लगता कश्मीर के अंदर मॉडल स्टेट एस्टेब्लिश हो चुका है? और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले उस मॉडल स्टेट को देख के, उसकी पिक्चर्स को देख के, उसकी डेवलपमेंट को देख के अब लालायित हो रहे हैं कि भाई अब तो इंडिया में मिलना समझ आ जाना, सही बात है। उसकी है। ये पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी थी, जो जहाँ कहीं पे ना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी काम अच्छा किया था, लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इतने एलाइज़ थे कि वो ब्लैकमेल करते थे, तो वो पूरा पब्लिसिटी ठीक से कर नहीं पाई। काम तो किया था, न्यूक्लियर डील उन्हीं के टाइम पे हुई और भी काम हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे एलाइज़ नहीं है, डिसीजन क्विक होते हैं और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से 5 गुना फास्ट काम हो रहा है। इसमें मैं कोई शक नहीं इसमें, सर राइट? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की एक जो डिसीजन मेकिंग थी ना सर, उसके ऊपर तो देखिए मेरे को ऐसा लगता है फॉरेन पॉलिसी के मामले में, देखिए मैं
आप मेरे से सहमत हो या ना हो, मैं उस चीज को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी, लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की आज तक की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की अचीवमेंट मुझे न्यूक्लियर डील के अलावा कुछ नहीं लगती। बाकी हर चीज को उन्होंने इन लिम्बो छोड़ा। और सबसे ज्यादा बुरी सिचुएशन मेरे कानों में आज भी गूंजता है वो स्टेटमेंट, और मैं क्लास में बच्चों को बताता हूं कि वो जो एके एंटनी साहब का नवंबर 2013 में जो स्टेटमेंट था कि हाँ हम मानते हैं कि चाइना के बॉर्डर पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो लोग हमारे देश में ना आ जाए। सर वो एके एंटनी साहब का जो बयान था ना सर, संसद के अंदर, वो चीज मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो भी उनको भी गुस्सा आता है कि सर ये क्या पॉलिसी थी। मैंने कहा दिस वाज द पॉलिसी। सर 2008 में हमारे देश पे अटैक हुआ, क्या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया या क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। अब आप कह रहे हैं यहाँ पर मार्केटिंग, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ स्टेप भी ली। अगर सर बराक ओबामा ये कह रहे हैं अपनी किताब में लिखकर कि भाई मनमोहन सिंह से जो बातचीत हुई वो एक अलग लेवल पर हुई थी, और उस बातचीत के अंदर मनमोहन सिंह ये कह रहे हैं कि भाई मैंने पाकिस्तान पे हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाता। सर मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो जैसे ही आपने ये कहा, आपने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ले जाके खड़ा कर दिया ये कह के कि पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के साथ है। सर ये तो गलत बात होगी ना, इसमें तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को ही गद्दार घोषित कर दिया, और उसके बाद अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। और जबकि पाकिस्तानी आर्मी हमारा मजाक उड़ा रही है कि बॉर्डर तक पहुंचने में 15-20 दिन लग गए। सॉरी, अमेरिका की रिपोर्ट शायद आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15-20 दिन लग गए इनको बॉर्डर तक पहुंचने में। काहे का डिसीजन और कैसा डिसीजन। तो सर मैं फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो सॉरी, कांग्रेस फॉरेन और डिफेंस इन दो मामलों में कांग्रेस को कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे को कोई बहुत ज्यादा से उनसे सिंपैथी भी नहीं है, मेरे को मिल नहीं रहा ऐसा कोई मैं उनको सपोर्ट करूं। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर डील के मामले में सुनने में आता है कि मनमोहन सिंह अड़ गए थे, जहां उन्हें कई जगहों पर अड़ना चाहिए था वो सिर्फ एक जगह अड़े, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दो बंदे अड़े थे, एक नहीं दो, एक मनमोहन सिंह और दूसरे एक चटर्जी साहब होते थे, सोमनाथ चटर्जी, जिन्होंने कांग्रेसियों के दबाव में स्पीकर के उससे बयान देने से, वो क्या नाम है, रिजाइन करने से मना कर दिया। सर ये दो लोग जो अड़े थे वो न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ा ले गए, मेरा ऐसा मानना है, और जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, वो हाराकिरी करती है, वो सुसाइड बॉम्बिंग करती है, फिदायीन हमला। जब आपके पास मौका था कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता था इंडिया का जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से था, आपने वो मौका इसलिए खोया क्योंकि पॉलिट ब्यूरो में बैठे हुए निकम्मे जो कि कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, राज्यसभा में आते हैं, वो शैडो में आ जाते। अदरवाइज ज्योति बासु प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। ज्योति बासु ने भी बोला, और इसी चीज को सोमनाथ चैटर्जी ने समझा था कि ये निकम्मे जो बैठे हैं, जो कि इलेक्शन कभी नहीं लड़ते, दलाल हैं ये, पॉलिट ब्यूरो में बैठे हुए, कुछ सारे नहीं, एक दो दलाल हैं, लेकिन वो जो बैठे हुए हैं वो करते क्या है, वो कभी इलेक्शन लड़ो तो बता दें मुझे। हाँ, हैं एक दो अच्छे, बहुत काबिल भी हैं, एक दो बहुत काबिल भी हैं, नो डाउट, अनिल विश्वास का मैं नाम लूंगा, वो इलेक्शन लड़े और वो मस्त लीडर्स हैं। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे हैं ना, और सीपीआई के इधर के उधर के, ये सारे के सारे करते क्या है, ये सारे कुछ नहीं करते, ये सिर्फ ये करते हैं अपनी पार्टी की दलाली करते हैं, अपने अपने उसके साथ क्या बोलते हैं, अपने अपने कैडर के साथ, इधर का काम उधर, उधर का इधर, और उसमें बीच में अपना एक राज्यसभा सीट निकाल दी, बस यही काम है। मुझे तो ये करात जो थे ना दो सर, वृंदा करात और प्रकाश, को क्या नाम था उसका, प्रकाश का हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ, सर ये दोनों तो मेरे को बड़े खतरनाक ऐसे लगते थे कि इन्होंने पता नहीं असलियत में पूरी कम्युनिस्ट इन्हीं की वजह से डूबी हो। इनकी हरकतें देख देख के मैं बड़ा अजीब लगता था, हालांकि अच्छा ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, लेकिन मैं कभी इनसे सहमत नहीं हो पाया। और इन्होंने ही जिस तरीके से कम्युनिस्ट, और ये ही उस न्यूक्लियर डील में असलियत में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के वो दलाल थे जो उस न्यूक्लियर डील को रोकना चाहते थे। सीताराम येचुरी ने कौन सा इलेक्शन लड़ा है लोकसभा? कौन सा? सीताराम येचुरी ने कौन सा इलेक्शन लड़ा है लोकसभा? एग्जैक्टली, यही लोग वो थे जिन्होंने सारे का उस न्यूक्लियर डील को रोकने का काम किया। और जो मनमोहन सिंह की अचीवमेंट थी वो 1 2 3 के अलावा बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसके अंदर मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हाँ ये है कि ये मतलब सीपीआई का एक बंदा उस टाइम पर, सोमनाथ चटर्जी, मुझे याद है जब उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जो कहते हैं कि मैं सिद्धांत, मतलब मैं अपने देश को देखूं या पार्टी को,
तो इस टाइम मुझे लगता है मुझे देश के साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल तो सही, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त लगी थी। और कि सही। हाँ, एक आदमी ने बिल्कुल सब चीजें साइड में करके, और यही चीज मनमोहन सिंह की जो बाहर आई तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी थी। उस टाइम अपन यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो स्टूडेंट होते थे। राइट, पढ़ते राइट, थे सर। बिल्कुल सही, सर। बिल्कुल सही। ये आधा घंटा हो चुका है। थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। बड़ा अच्छा डिस्कशन आपके साथ। या एक एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा या पूछना ही चाहूंगा, आप बड़े भाई हैं, आप ये बताइए, हमने इतनी डिस्कशन की, क्या पाकिस्तान की आर्मी में 1% औकात है कि वो इजराइल चली जाए? अगर मान ली पाकिस्तान, लड़ने का भी मन कर जाए तो औकात ही नहीं है साहब। देखिए बिल्कुल क्लियर है। मैं असेसमेंट देता हूँ, सच असेसमेंट देता हूँ। जिस हाँ, आर्मी के आर्मी चीफ ये बोल चुके हो कि मेरे टैंक के पास चलने के लिए तेल नहीं है, उस आर्मी का मोरल कितना खराब होगा। मैं यही कल कहना चाहता था। कल आरिफ अजाकिया मेरे चैनल पे आके बोल के गए कि हाँ, आर्मी के ऑफिसर्स बलूचिस्तान पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, कराची चाहते हैं, क्योंकि कराची में कमाई है, वहां पर पानी के टैंकर से पानी सप्लाई होता है और वहां पे जो काम है तो सारा काम बिजनेसमैन वाला कर रहे हैं। जहां एक्चुअल में लड़ाई है बलूचिस्तान, वहां आर्मी के ऑफिसर्स पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, वहां पर आर्मी के जवान पोस्टिंग नहीं चाहते। तो इतनी डिमोरलाइज्ड आर्मी इसराइल जैसी इसराइल जैसे कंट्री से लड़ पाएगी? लाखों डॉलर पर ईयर की सैलरी जो जीव लड़के, यहूदी लड़के अमेरिका में ले रहे हैं, फ्लाइट पकड़ के वापस आ रहे हैं लड़ने के लिए। इतनी मोटिवेटेड एक एक कौम है उस। क्या मैं मैं यही कहना चाहता था कि अल्टीमेटली इनके पास अपनी इज्जत, आर्मी की लास्ट बची हुई इज्जत जो बचाने के लिए भी जीव कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सिर्फ यही है कि ये लोग किसी काम के नहीं बचे, इज्जत बचा रहे हैं कुछ राहत सामग्री देके कि भाई साहब ले जाओ, छोड़ दो। जूश लॉबी इतनी स्ट्रांग है, आप सोचिए कि यूक्रेन में कितने टाइम बाद पहुंचे बाइडेन। यहां लड़ाई शुरू होते ही बाइडेन का ट्रिप, उससे एंटनी ब्लिंकन डिफेंस मिनिस्टर सारे पहुंचा दिए। एग्जैक्टली, जूश लॉबी कॉलर से पकड़ लिया ब्लिंकन को, पहुंच वहां, हम भी आ रहे हैं। और एग्जैक्टली। पहुंचे, जूश लॉबी खुद भी पहुंची। ज्यूज इतने सारे, 1.5 करोड़ तो जू हैं, इससे ऊपर थोड़ी हैं। जू लड़के जो कि लाखों रुपए महीने की, लाखों लाखों डॉलर पर डॉलर। ईयर की सैलरी पे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, कंफर्टेबल लाइफ लीड करते हैं। अमेरिका में 5-5 कारें, 2-2 घर, फार्म हाउसेस खरीद रखे हैं। सब कुछ छोड़ के फ्लाइट पकड़ के चल दिया वापस कि नहीं, इस समय मेरा कंट्री मुझे चाहता है, इस समय मेरे कंट्री को मेरी जरूरत है। सर, मैं जब जूस के बारे में पढ़ता हूँ और इवन पढ़ाता हूँ ना, तो एक चीज है कि ये लोग 1900 साल के इतिहास को जो याद करते हैं ना, तो वो उनको मोटिवेट करता है, बेटा अब लूज नहीं करेंगे। यस। और यही रीजन है, पूरी दुनिया से कहीं से भी उठकर ये जिस टाइम इनको इनका देश कमजोरी में नजर आ रहा है, समस्या में नजर आ रहा है, कमजोरी नहीं समस्या में नजर आ रहा है, पूरा जू लॉबी वहां इकट्ठा हो चुका है कि यस वी आर हियर, बताओ क्या करना है। सर, बिल्कुल ये सही। दुख 1900 साल का और वो हॉलोकास्ट को जो याद करते हैं ना, वो भूलते नहीं है। वो यादें, वो इतिहास इनको यहाँ इकट्ठा कर रहा है, ये हिस्ट्री बिल्कुल सही। याद रखते हैं। ऐसी आदमी से लड़ना आसान नहीं होता, इतनी मोटिवेटेड सर, आदमी से, सीधी इनसे सी नहीं लड़ बात। पाएंगे, अब नहीं लड़ नहीं लड़ पाएंगे पाएंगे, इनसे। पॉसिबल इनसे नहीं है। और ये सच पूरी बताऊं, दुनिया से गिर जाएंगे। सच बताऊं, इंडिया जैसी डिफेंस फोर्स क्या इसराइल को क्या एक्सपोर्ट करती है और इसराइल से क्या इंपोर्ट करती है? देखोगे तो इसराइल से इंपोर्ट इतना बड़ा है और एक्सपोर्ट, राइट, क्या इंडिया थर्ड। ज्यादा पानी कुछ कर देते होंगे। एवैक्स हम इसराइल से ले रहे हैं, हम पराग मिसाइल उससे ले रहे हैं, स्पाईवेयर उससे ले रहे हैं, ड्रोन्स उससे ले रहे हैं, जो स्पाइडर ड्रोन, इजरायली स्पाइडर ड्रोन उससे ले रहे हैं। हम क्या बोलते हैं उसे, लॉइटरिंग म्यूनिशन उससे ले रहे हैं, जिसे कामाकाजी ड्रोन बोलते हैं। क्या नहीं ले रहे इसराइल से हम? और है कितना, 1 करोड़ का कंट्री। हमारी डिफेंस फोर्सेस में इसराइल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी एयरफोर्स को, हमारी आर्मी को, हमारी नेवी को मजबूत करने में इसराइल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम इसराइल को नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी इसीलिए बाहर आए थे कि उसकी एग्जैक्टली। डिफेंस फोर्स ने हमें बहुत मजबूत किया है, राइट।
ठीक है डॉक्टर साहब, हरिमोहन जी बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर।